नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सहीराम विश्नोई सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएस मेंस में ज्योग्राफी 65 नंबर का वेटेज रखता है। उसके सिलेबस पे आज अपन डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन, और ऐसी कैसी चर्चा अपन राजस्थान ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे करेंगे। यानी कि 65 नंबर का जो वेटेज है उसके अंदर कौन कौन से लॉन्ग कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं, और ये जैसे ही आज समझने के बाद में नेक्स्ट अगले वीडियोस में आरएस मेंस वाले स्टूडेंटों के लिए 2018 में कौन कौन से राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन थे, और 2021 में आरएस मेंस के अंदर ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो उनके आंसर सहित मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप इस पर एक बार बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। अपना खुद का एक A4 साइज का पेज लेके बैठिएगा और उसके ऊपर वन साइड आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस नोट डाउन कीजिए, उसके बीच में इंडियन ज्योग्राफी का सारा नोट डाउन कीजिए और लास्ट में राजस्थान ज्योग्राफी का नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरा एकदम एनालिसिस कीजिएगा कि आज तक के कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आरपीएससी किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है और आपसे चाहती क्या है, उसका डिमांड क्या है आरपीएससी का। तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर राइटिंग भी कीजिएगा, तो मेंस पेपर में से कीजिएगा। तो एक बार सिलेबस अपन देखते हैं उसके अंदर से कि अर्थ साइंस ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के नाम से है, पृथ्वी विज्ञान भूगोल एवं भूविज्ञान। तो ये जो टोटल है वो 65 मार्क्स की आती है, जिसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान शामिल है। पार्ट ए में वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपके। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसका निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी बनी थी तब कितने कॉन्टिनेंट थे और प्रेजेंट में कितने कॉन्टिनेंट है, तो उनके बनने की प्रोसेसिंग क्या थी, वैगनर महोदय ने क्या सिद्धांत दिया, उसके अकॉर्डिंग इस सारी को समझना है। भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी की जब पृथ्वी के निर्माण से लेके वर्तमान युग तक कौन कौन से बीच में युग आए और किन किन युग में क्या क्या मेजर घटनाएं जो घटी थी उसके ऊपर। तो आरपीएससी ने 2018 और 2021 पे भूवैज्ञानिक समय सारणी पे ज़्यादा फोकस किया और यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसने उठाए थे यहाँ से। उसके बाद में है प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, विश्व की प्रमुख भू आकृतियाँ, और भू आकृतियाँ कौन कौन सी है, तो 4 टाइप की पढ़नी है आपको, और 4 टाइप की होती है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। विश्व में मेजर पर्वत कौन कौन से हैं, जैसे कि 2021 में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो रॉकीज पर्वत से उठाया। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पर्वत है जिसका नाम रॉकीज पर्वत है, साउथ अमेरिका में है एंडीज पर्वत। तो इन पर्वतों की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। यूराल पर्वत की क्या फीचर्स हैं, उसके बाद में हिमालय पर्वत के हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ग्रेट बैरियर रीफ है, और आल्प्स पर्वत कहाँ है। तो यहाँ से बार बार आरपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है। दुनिया के बड़े बड़े पठार कौन कौन से हैं, जैसे कि तिब्बत के पठार आदि। विश्व के मैदान कौन कौन से हैं, तो यहाँ से प्लेन से क्वेश्चन आते हैं। और मेजर जो डेजर्ट कौन कौन से हैं विश्व के, तो डेजर्ट से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से, कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, महान मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है यहाँ से। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, अफ्रीका कंट्रीज में कौन से हैं। उसके बाद में मरुस्थल के जस्ट बाद में भूकंप, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं, इसका वितरण दुनिया में कहाँ कहाँ पे है, और उनके प्रभाव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या पड़ रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं, जिसका नाम परिप्रशांत पेटी या अग्नि मेखला के नाम से जाने जाते हैं। और जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं उसी क्षेत्र के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और उसी क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये इसी पे भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में है प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं।
मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्तमान में कशमकश चल रही है, तो उसके ऊपर यूक्रेन के आसपास के कंट्रीज कौन कौन से हैं, उनके वहाँ क्या क्या विशेषता है उन देशों की। रशिया का जो यूराल पर्वत से एशिया वाला भाग है उसकी क्या क्या विशेषता है, रशिया का जो यूरोप वाला भाग है उसकी क्या विशेषता है, यूक्रेन की क्या क्या विशेषता है, ये यूएसएसआर क्या संगठन था, उसके विघटन कब हुआ, उससे फिर कितने कंट्रीज निकल के आए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक अपना व्यूज़ बनाना है। फिर या फिर चाइना जो है वो ताइवान की तरफ अटैक करता है, तो वो क्या इश्यूज़ हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है और भारत उसमें यूएनओ में शामिल होकर के और वहाँ पे अपना रक्षा दल भेजता है। या फिर एक दुनिया में मेजर जो आतंकवादी घटनाएं हैं ये भी होती है। तो कौन कौन से भू राजनीतिक समस्याएं दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र में चलती है, तो उनके ऊपर आपके विचार और दृष्टिकोण रखने और अपना एक कलेक्शन बनाना है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इनसे आ सकता है ऐसे ऐसे टॉपिकों से, तो आप एक अपना विचार अपने पास में बना करके और एक कलेक्शन रखिएगा। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हुए हैं, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे। अब जैसे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो ओजोन डिफ्लेक्शन है, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग कारी गैसें कौन कौन सी है, ओजोन क्षरण से संबंधित जैसे कि वियना सम्मेलन हुआ, उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और उसके बाद में युगांडा सम्मेलन जो हुआ था वो रवांडा में, तो उसके ऊपर आपको तीनों चीज़ें अपनी देखनी है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। और इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से दुनिया में सम्मेलन आज तक के हुए, 1972 में कौन सा सम्मेलन था, रियो सम्मेलन 1992, उसके तहत क्या क्या घटनाएं घटी, अभी तक कितने कॉप के सम्मेलन हो चुके हैं, लेटेस्ट कॉप कब हुआ, पेरिस सम्मेलन की विशेषता क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या है। तो इन सारी जो चीज़ें आपके दुनिया के सामने उठ रही है तो ये सारी विचार आप बना के रखिएगा। और उसके बाद में मेजर जो पर्यावरणीय समस्याएं चल रही है जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ई प्रदूषण, तो इनके ऊपर भी अपने विचार और एक कलेक्शन आप बना के रख सकते हो। तो ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट होता है एक खंड वाला वो स्टार्ट, उसके बाद में अपने इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से भी मोस्ट ऑफ यही है कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा, यहाँ से एक आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जो वन क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का, वन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यही होती है, आज तक यही हुआ है, वो 5 मार्क्स का होता है। 2/3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 18 to 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आसपास में वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो 65 में से रोल रखती है। मैं इसके लास्ट के बाद में आपको एक पूरी ड्राफ्टिंग बना के बता दूंगा कि किस टाइप से वेटेज दिया जाता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ कौन कौन सी है, जैसे कि पहले वर्ल्ड के पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल थे, तो इसी अकॉर्डिंग आपको भारत की भी ये सारी चीज़ें देखनी है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन सर ने एकदम कंप्लीट करवा दिया आपके, और इंडियन ज्योग्राफी वाला भी सर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहाँ से भी और उन्हीं नोट्सों के आधार पर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें बार बार लिखने की, ताकि उससे चीज़ें याद भी ज़्यादा होगी और पीटी की तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। जब तक पीटी के फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं और या फिर जब आप मेंस की तैयारी जब साथ ही साथ करते हुए चल रहे हो, तो पीटी से 3 माह पहले, पीटी की डेट के 3 माह पहले आप पीटी पे फोकस करें तो पीटी वहाँ से निकल जाएगा। पीटी निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है, जो स्टूडेंट शुरू से मेंस को साथ में लेके चल रहे हैं। तो अभी जो आपके पास में टाइम है वो मेंस वाला, तो आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और फिर लास्ट टाइम के अंदर पीटी के ऊपर फोकस करके उसको निकाला जा सकता है आराम से। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाजन कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, और इस टॉपिक को साथ में पढ़ोगे। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा जाता है, हिमालय के बाद उत्तर का विशाल मैदान, महान मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारत की द्वीपीय प्रदेश। और बड़े सिस्टमेटिक रूप से सर ने आपको इन टॉपिकों को करवाया है। भारत की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर सिस्टम है कि हिमालय की नदियों को सिंधु नदी और सिंधु नदी सिस्टम को अलग पढ़े, गंगा और गंगा की सहायक नदियां, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां।
फिर साउथ इंडिया की नदियाँ का भी, प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाती है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उनका भी एक अच्छे से डायग्राम बना करके और तैयार रखें। कभी कभार जैसे भारत की प्रमुख नदियों की विशेषता बताते हुए भारत की प्रमुख नदियों को दर्शाइए, तो वहाँ पे एक मैप बना करके और आप सिस्टमेटिक रूप से लिखते हो और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्क्स वाला। तो यहाँ पे भी आप इसको रेडी रखें इस टॉपिक को। जलवायु बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे कि हिंद महासागर से मानसून कैसे उत्पन्न होता है। उसके बाद में कन्याकुमारी से टकरा के और कितनी शाखाओं में विभाजित करता है और इंडिया में कैसे वो वर्षा करवाता है। जलवायु की विशेषता क्या है, भारतीय जलवायु के जो क्लाइमेट की फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। वर्षा का वितरण कैसे होता है, वर्षा का वितरण कैसे, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑल इंडिया में होता है और कहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, जहाँ कम होती है उसके कारण क्या क्या हैं। और इसमें कोपेन का जलवायु विभाजन की जलवायु प्रदेश, कोपेन ने कहाँ पे BWHW वर्ड का यूज किया, BSHW का प्रयोग कहाँ पे किया, भारत की जलवायु कोपेन के अनुसार कितने प्रकार की है। तो इन सारे दृष्टिकोण अपने आप बना के रखें, जैसे कि सर ने भी पढ़ाया और राजस्थान ज्योग्राफी में भी कोपेन का नाम फिर से दोबारा आता तो वहाँ से भी आप उसको कवर करते हैं। प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं एवं उनका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां भी उनसे परिचित हो सकें। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरीज यही है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया, इससे भी पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां भी इनसे परिचित हो सकें। तो इसके लिए हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसको और इजी वे में समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब पुराने समय के लोग थे, अगर वो डायनासोर का संरक्षण करते तो आज हम डायनासोर को देख पाते हैं, नहीं तो आज हम यही कहते हैं कि डायनासोर हुआ करता था। इसी तरीके से ही जब हम इन वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे, अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण नहीं करेंगे, इनको संजो के नहीं रखेंगे, तो आने वाली भावी पीढ़ियां यही कहेगी कि इसकी जगह एक अरावली की पहाड़ियां हुआ करती थी, बाघ एक हुआ करता था, शेर हुआ करता था, गोडावन हुआ करता था। तो ये सारी चीजें जैसे हम लोग कहते हैं कि डायनासोर हुआ करता था, तो इसी थ्योरी आज चलेगी वहाँ पे। प्राकृतिक संसाधनों में हमारे पास में जल है, वन है और मृदा संसाधन है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। जल कुछ चीज़ें आप नदियाँ में पढ़ोगे, उसके बाद में आपको बहुउद्देशीय परियोजना पे भी फोकस करना है, झीलें पढ़नी है, भारत की वनस्पतियाँ पढ़नी है, उसके बाद में मृदा संसाधन। सेल और खनिज, कौन कौन सी चट्टानें हैं और उनमें से किस किस टाइप का मिनरल्स निकलता है, जैसे आग्नेय चट्टानें क्या होती है, कायांतरित या रूपांतरित क्या होती है और अवसादी चट्टानें क्या होती है और उनमें से मेजर मिनरल्स कौन कौन से प्रोडक्शन होता है इंडिया में, जैसे कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन से खनिजों का उत्पादन होता है। उसके बाद में है जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन वाला टॉपिक डाल रखा है आपके। और ये वाला जो टॉपिक है वो पीटी के सिलेबस में नहीं है, वो ओनली फॉर मेंस के सिलेबस में ही है। भारत की जनसंख्या 2001 से 2021 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि दर क्या थी भारत की, जैसे कि 17.7%। भारत की जनसंख्या का वितरण कहाँ से लेके कहाँ तक है, जैसे कि जहाँ प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है और जहाँ प्राकृतिक आपदाएं कम होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो इट मीन्स मैदानी एरिया के अंदर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होता है, पहाड़ी एरिया के अंदर या ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं होती है तो वहाँ पॉपुलेशन कम निवास करती है। जनसंख्या घनत्व, भारत के मैदानी राज्यों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल आदि राज्यों का जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा और वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा निवास करती है। लिंगानुपात, कौन कौन, भारत का लिंगानुपात क्या है, आज़ादी का टाइम लिंगानुपात क्या था, जहाँ पे साक्षरता कम है वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है या अधिक है, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो लिंगानुपात में टॉप पोजीशन पर है और कौन कौन से हैं जिनका सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद में साक्षरता, आज़ादी के टाइम भारत की साक्षरता क्या थी, आज़ादी के बाद वर्तमान में कितनी बड़ी, कितना गुना साक्षरता में वृद्धि हुई, भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, भारत की
शहरी साक्षरता कितनी है, भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ग्रामीण पुरुष साक्षरता और ग्रामीण महिला साक्षरता, शहरी महिला साक्षरता, शहरी पुरुष साक्षरता, तो ये सब कुछ अपना बना के तैयार रखना इन चीज़ों को। बाकी सर पढ़ा भी रहे हैं आपको। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या कि भारत की कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और कितने परसेंटेज पॉपुलेशन शहरी क्षेत्र में निवास करती है। आज़ादी के टाइम शहरी जनसंख्या का रेशियो जो परसेंटेज रेशियो बहुत कम था और वर्तमान में शहरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ग्रामीण पॉपुलेशन रेशियो कम हो चुका है। यानी कि लोग रोजगार के लिए ग्रामीण से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन था और उसके बाद में है इसी का ही पार्ट सी जिसके अंदर है राजस्थान ज्योग्राफी। प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। अरावली की पहाड़ियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान में मानसून वितरण में किस तरीके से काम कर रही है, इसको भारत की महान जल विभाजक रेखा के नाम से कैसे संबोधित किया जाता है, तो इस चीज़ को अपन ने पढ़ा भी था। और इन जब न्यू बैच स्टार्ट होने वाले तो उनके अंदर भी राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट। तो ये भी अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन ए और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 4 से 5 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। कौन कौन से पठार है, उड़िया का पठार उसकी विशेषता क्या है, भोराट का पठार राजस्थान में किस तरीके से जल विभाजन का काम करता है, किससे किसके बीच में फैला हुआ, उनके ऊपर कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं उस वाले क्षेत्र को। मैदान, पूर्वी मैदान को पढ़ना है, पूर्वी मैदान को कितने भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। और महान मरुस्थल ये इंडियन ज्योग्राफी में भी है और राजस्थान में भी है। इसकी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, कौन कौन से इसके टीलों के प्रकार है, प्लया झीलें क्या है, रण रन और टाट क्या होती है, इसको हम कितने भागों में दोबारा बांट के पढ़ते हैं। शुष्क मरुस्थल की विशेषता क्या है और अर्ध शुष्क मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी जाती हैं। मेजर रिवर्स एंड लेक, प्रमुख राजस्थान की नदियां और झीलें। राजस्थान की नदियों को 3 रूपों में बांटते, जैसे बंगाल खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। और पढ़ा भी सही इन चीज़ों को। राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें, इनका भी अपन ने सिस्टमेटिक अध्ययन किया था। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जलवायु उसकी विशेषताएं और उनका वर्गीकरण क्या क्या है। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जलवायु भी साथ में आती है और वहाँ से भी अपन इसको सही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती है। फिर भी अपन ने इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा था। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भी पढ़ा था। सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा। कोपेन के अनुसार 4 भाग, थॉर्नवेट के अनुसार 4 भाग और ट्रीवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु के 4 वर्गीकरण मिलते हैं। तो एक इस टॉपिक से और एक इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। प्रमुख वनस्पति, राजस्थान की कौन कौन सी वनस्पतियां, उनके प्रकार क्या क्या हैं। जो न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा परसेंटेज रेशियो, उसके बाद कौन से हैं। तो 5 सर्वाधिक वनस्पतियों वाले जिले, 5 कम वाले, 5 सर्वाधिक वनस्पतियां परसेंटेज वाले जिले, 5 न्यूनतम वनस्पतियां परसेंटेज वाले जिले। कौन कौन से जिलों में बढ़ा है, कौन कौन से जिलों में घटा है, किस किस टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है और उन वनस्पतियों का उपयोग क्या है और लोगों के लिए उसका बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कृषि की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन और वितरण। तो इस टॉपिक को भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसमें से भी करते रहें। उसके बाद में मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक्स मिनरल्स जो है, धात्विक और अधात्विक खनिजों को भी पढ़ा था अपन ने। धात्विक एवं अधात्विक खनिज, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, वितरण की वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अरावली की पहाड़ियों पर ज़्यादा है, अधात्विक खनिज पश्चिमी राजस्थान की अवसादी चट्टानों में ज़्यादा पाया जाता है। उनका वितरण और उनका औद्योगिक उपयोग क्या क्या है उन सभी मिनरल्स का। नेक्स्ट है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा की सोर्स क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की दोनों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रही है और इनकी योजनाएं भी इसी बेसेट पर ज़्यादा आ रही है। वन्य जीव एवं जैव विविधता, इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं और इनको संरक्षण करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। इस टॉपिक को भी बहुत ब्रॉड रूप से और व्यवस्थित रूप से अपन ने पढ़ा था। उसके ऊपर भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे कि राजस्थान के अंदर कितने
नेशनल रिजर्व हैं, उसके बाद में राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व चल रहे हैं, उसके बाद में राजस्थान में कितने अभ्यारण्य चल रहे हैं, राजस्थान में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या कितनी है, जैसे कि सांबर झील और केवलादेव है, और उसके बाद में और कौन कौन से बन सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखें अपनी। यूनेस्को के भू आकृतिक पार्क एवं भू धरोहर स्थल और संकल्पना, और राजस्थान में इसकी संभावना। कौन कौन से ऐसे स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इसमें आप लोग के कल्चर के भी याद रखना है, ज्योग्राफी के भी याद रखना है, और हिस्टोरिकल चीज़ें भी है जो यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को पढ़ा भी है, इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ना है। प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, इसको आप राजस्थान से संबंधित, राजस्थान के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं, राजस्थान में इकोलॉजिकल पार्ट्स कितने हैं, किस वाले क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं, और वहाँ पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं, अरावली की पहाड़ियों में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, तो इन अभ्यारण्य को रिलेशन करके भी इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। तो अब अपन एक शॉर्ट से देख लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक जगह तो आप रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन संभावना, हर बार क्वेश्चन आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन ही आ जाता है 5 मार्क्स का, और 2 और या फिर 3, 2/3 क्वेश्चन, 2/3 क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले हैं। ये जो रेशियो रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी का भी सेम है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यानी कि 10 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आ जाएगा आपका 5 मार्क्स का, और 2/3 जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके 2 मार्क्स के। इसमें भी सेम सिस्टम है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का 1। अब इसमें से जो 5 मार्क्स वाले हैं या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो 1 तो है ही है, 1/2 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क्स के। अगर ये 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन दे दिया तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन का कम हो जाएंगे, और नहीं तो पॉसिबिलिटीज यही है कि 4/5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इस तरीके से करके टोटल तीनों को मिला करके 65 मार्क्स की ज्योग्राफी का पोर्शन होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से मैं आपको 2018 का मेंस का पेपर और उसका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, 2021 का ज्योग्राफी का मेंस का पेपर, इस पे सॉल्यूशन लेके आऊँगा, और उसका आंसर कैसा होना चाहिए, एक सटीक आंसर कैसे होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, और नपे तुले शब्दों का प्रयोग वहाँ पे किया जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई और आप बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो और लगे हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।